तो वही बात बता रहा हूं मैं तुम्हें लौट के, मान जाओ बात को, मान जाओ अन्नदाता को। बहुत दिन हो गए, 5 महीने से अन्नदाता रोड पे पड़ा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया उंगली उठा रही है हमारे ऊपर कि हमारे देश का अन्नदाता रोड पर 5 महीने से, और हम जालिम बने बैठे हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर, वहां कोरोना नहीं, यहाँ कोरोना बता दिए। मानो बात को, अब भी सुधर जाओ, ये उल्टे काम छोड़ दो। देश तुम्हें अच्छे से देख रहा है और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे वो तुम्हारा एक नकली पत्रकार कहता था, क्या कहता था वो, अर्नब गोस्वामी, क्या नाम है उसका? ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਆ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਆਈ ਆ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੜੀ ਘਾਟ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਲੋਕ ਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪੇ ਡੇਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਜੀ ਤਨਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਆ, लॉकडाउन तो बिना कोई हल है ताकि लोगों की रोजी रोटी जल्दी रहे। 5 राज्यों में चुनाव हो रहा, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ तनवीर भारती, क्यों भाई वहाँ 5 राज्यों में लॉकडाउन नहीं लगाया गया? जहाँ तुम एक सवा लाख की 2 लाख पब्लिक, पूरे हिंदुस्तान का वर्कर तुमने MP MLA काउंसलर की रेंज का आदमी वहाँ उतार रखा है। पूरे भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहाँ का वर्कर वहाँ नहीं पहुँचा हुआ है? वहाँ क्यों नहीं लगाया लॉकडाउन? हे मोदी जी, पागल समझते हो क्या? ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। 5 राज्यों में 2 मई को तुम्हें गंदा परिणाम मिलने वाला है और किसान को अच्छा इनाम मिलने वाला है। 2 मई को परिणाम मिल जाएंगे। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। बोलने में जीत रहे हैं आप। मदारी हैं आप, अच्छे वाले मदारी, जुमलेबाज मदारी। और सुनो, ये जो तुम्हारा दूसरा टर्म लाया ना आप लॉकडाउन का, हम अच्छे से समझते हैं, भारत का एक नागरिक अच्छे से समझता है। तुम्हारे इस छल फरेब को तुम आंदोलन हटाने के लिए ये दूसरे टर्म में लाए हो। इसको क्या होता है कोरोना? मैं बताऊं क्या है कोरोना? ये तुम्हारे दिमाग की उपज है कोरोना। कोई कोरोना वरोना नहीं है। 5000 आदमी हजारों साल से हमारे यहाँ पैदा होते हैं और मरते हैं, 10 कम या 10 ज़्यादा। बाकी ये तुम्हारा छला हुआ है और कुछ नहीं। आपने क्या युवा रोजगार मांग रहा था, देश हिसाब मांग रहा था, उसके ऊपर चादर डाली आपने कोरोना के नाम से। मैं बताता हूँ आपका कोरोना क्या है। मैंने देखा है सफदरजंग हॉस्पिटल में मेरी माँ को मारा गया इसी काल में। मेरी माँ को मारा गया इसी काल में। मैंने क्या देखा कि आपका कोरोना जो है ये है कि डॉक्टर उंगली नहीं लगाएगा। मेरी टांग में मवाद है तो डॉक्टर उंगली नहीं लगाएगा। ऊपर से वो ग्लूकोज की बोतल टांग देगा, नीचे पेशाब की थैली टांग देगा। मैं ऐसे ही मर जाऊंगा दर्द के मारे, चाहे मेरे कमर में दर्द है, चाहे मेरे मवाद बाजू में है या उंगली में, डॉक्टर उंगली नहीं लगाएगा। यह है तुम्हारा कोरोना और देश इसको समझ रहा है। आधी बातें खुलती जा रही हैं, आधी खुल जाएगी। देश मौका सबको देता है एक बार, मगर उखाड़ के फेंक देता है बार बार। ध्यान रखना इस बात को। तनवीर भारती क्या बोल रहा था सिंघू बॉर्डर से। मैं तुम्हें फिर भी कह रहा हूं, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। लोकतंत्र की हत्या मत करो, संविधान को तोड़ने की कोशिश मत करो। पहले भी ऐसे आए और चले गए। अब्दाली जैसे आए ना, औरंगजेब जैसे आए ना, सद्दाम हुसैन जैसे आए ना, ट्रम्प जैसे आए ना, और जैसे कितने के ड्रामा आ गए, बच गए। आप भी बच जाएंगे। मान जाओ बात को, आज आंदोलन को मान जाओ
और किसान को मान जाओ और देश के अन्नदाता को मान जाओ। तीनों काले कानून वापस ले लो, एमएसपी पे गारंटी दे दो, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो। ये कोरोना मरोना का नकली जाल नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं मानते हम कोरोना को, मैं वैक्सीन भी नहीं लगवाऊंगा। आओ जबरदस्ती लगाने। मेरी माँ को मार डाला है, मैंने देखा है। मेरी माँ के दिमाग की नस फटी थी, खाली मवाद साफ होना था, खून साफ होना था। 4 दिन तक पड़ी रही बेड पर, वेंटिलेटर दे दिया तुमने, ऑक्सीजन दे दिया, बेड दे दिया, बस हो गया। नहीं, मवाद को साफ करना होता है, नस को जोड़ना होता है। वो तो आपने किया नहीं, मेरा नहीं, हजारों के साथ नहीं कर रहे। 3 हॉस्पिटल आपके सेंटर में जो है, सेंटर के वहां कमेले चलाए जा रहे हैं खुलेआम। क्या देश नहीं समझ रहा है? देश समझ रहा है। मानो बात को, अब भी सुधर जाओ, ये उल्टे काम छोड़ दो। देश तुम्हें अच्छे से देख रहा है और देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे वो तुम्हारा एक नकली पत्रकार कहता था, क्या कहता था वो, अर्नब गोस्वामी, क्या नाम है उसका? तो वही बात बता रहा हूं मैं तुम्हें लौट के। मान जाओ बात को, मान जाओ अन्नदाता को। बहुत दिन हो गए, 5 महीने से अन्नदाता रोड पे पड़ा है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। सारी दुनिया में, सारी दुनिया उंगली उठा रही है हमारे ऊपर कि हमारे देश का अन्नदाता रोड पर 5 महीने से, और हम जालिम बने बैठे हैं। इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पर, वहां कोरोना नहीं, यहां कोरोना बता दिए। सुन लो केजरीवाल जी, आप भी सुनो। ये आपकी बसों के अंदर ड्राइवर कंडक्टर जनता को परेशान कर रहे हैं। जनता डिप्रेशन में चली जाएगी, आत्महत्या करने लग जाएंगे लोग। इन्हें बस वालों को सुधारिए आप फौरन। और खट्टर जी, तुम्हारे लिए भी एक छोटा सा काम बता देता हूं इनके माध्यम से। ये हमारे नरेला के चारों तरफ इधर जो हरियाणा सोनीपत लगता है, तमाम यहाँ के रोड जर्जर हो रहे हैं। जहां से आप सबसे मोटा टैक्स उठाते हैं, कुंडली बॉर्डर, तमाम रोड बेकार हुए पड़े हैं। यहाँ का लोकल परेशान आपसे है, आंदोलन से नहीं। ये काम करिए। ये काम नहीं है आपका कि आप आंदोलन वालों से नफरत करें। नहीं, ये सब भाई हैं हमारे, हमारे बाप हैं, हमारे देश को पालने वाले हैं। आधी दुनिया को पालता है मेरे देश का अन्नदाता। हम कहाँ भूले बैठे हैं? क्यों भूले बैठे हैं? हम गलत कर रहे हैं। आज भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। देखो, ये नफरत की राजनीति बंद की जाए। यानी मैंने 500 साल लगाए एक मस्जिद तोड़ने में, 500 साल, 5000 झगड़े करे, 5 लाख लोग मरे। क्या मिला मुझे एक मस्जिद तोड़कर? 6 दिसंबर 1992 को, जब 7 दिसंबर 1992 को सारी दुनिया में 1000 मंदिर टूट गए, क्या तोड़ी मैंने एक मस्जिद? कैसी नफरत की राजनीति कर रहे हैं हम। इससे हमारे देश की जीडीपी खत्म हो गई है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जिनकी तिरपाल चादरें हमने दी, उनकी जीडीपी हमारे से ऊंची, हमारी जीडीपी उनसे नीची। ये जानते हो क्यों हुआ? ये नफरत की राजनीति, ये गलत लाए हुए कानून, इसकी वजह से हमारा देश बर्बादी में चला गया। मान जाइए, सीधे रास्ते पर ले आइए, पटरी पर। अभी भी वक्त है। क्या करना है हमें? अपने बिगाड़े हुए कामों को सुधारना है। अपने बिगाड़े हुए कामों को सुधारना है। जो गलती है हमसे हुई है, उनका पश्चाताप करना है। बस इससे हमारा देश पटरी पर आ जाएगा। तनवीर जी वो बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लगा के हम गरीबों को राशन फ्री देंगे। उससे क्या होगा? दलाल खा लेते हैं बीच में। जो दलालों को वो पेश करके भेजते हैं, वो खा जाते हैं बीच में, गरीब तक नहीं पहुंचता। अभी पिछले लॉकडाउन में मैंने क्या देखा, मैंने मोदी जी को भी कई वीडियो बनाकर भेजी हैं। लॉकडाउन में सुझाव दिए, क्योंकि मैं हर वक्त की सरकार को सुझाव देता हूं। मैं बहुत पुराने से, बचपन से सेवा में हूं। मैं राजीव गांधी के साथ भी घूमा हुआ इंसान हूं, मगर मेरे मन में किसी पार्टी का कोई लोभ लालच नहीं है। मैं अब मजदूर हूं, पानी चलाता हूं, ट्यूबवेल चलाता हूं, अपनी कॉलोनी का 750 घरों को पानी पिलाता हूं। बचा हुआ टाइम आंदोलन में देता हूं। 5 लाख रुपए मैंने मोदी जी से अपनी बेटी की शादी के लिए मांगे थे 5 साल पहले, जिसकी रिसीविंग लेटर मेरे पास है, जो मैं बहुत मीडिया चैनलों पे बता चुका हूं, दिखा चुका हूं। और मुझे 5 लाख रुपए देकर मेरी बेटी की शादी नहीं करवाई गई। अभी 19वें साल में लग गई मेरी बेटी। और मेरे को क्या दिया? ये रिक्शा के लिए 90,000 का लोन।
जो मेरे लिए एक झुनझुने के बराबर है। झुनझुना है ये मेरे लिए, झुनझुना। क्यों? कि मुझे तो बेटी की शादी करनी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रहे हैं आप सारी दुनिया में जाकर। कोरोना के नाम से बावला बना रहे हैं देश को। देश बावला नहीं बनेगा, वक्त आ रहा है। पंचायत राज्य जो बहुत सारे हो चुके हैं घोषित, सब में हारोगे। अभी 5 राज्यों के परिणाम 2 मई को मिलने वाले हैं। याद रखना तनवीर भारती क्या कह रहे थे सिंघू बॉर्डर से। 2 मई को तुम्हारे लिए बुरे परिणाम, अन्नदाता को मिलेगा अच्छा इनाम। 2 मई से पहले मोदी बोल रहा है कि मिशन क्लीन करके सभी बॉर्डर खाली करा लिए जाएंगे। जबरदस्ती, जबरदस्ती, गुंडागर्दी, संविधान तोड़ना, लोकतंत्र की हत्या करना, बस यही आता है तुम्हें। इससे हटके दूसरे रास्ते निकालो, मोहब्बत के रास्ते, प्यार के रास्ते। ये नफरत का रास्ता होगा। ऐसे भी करके देख लो, पहले भी करके देखा था, आगे भी करके देख लो। क्या होगा? वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। तुम कुछ नहीं हो, पहले भी नहीं थे। बस थोड़े दिन के लिए इस देश की जनता ने, इस अन्नदाता ने तुम पर यकीन किया था। आप यकीन में खरे नहीं उतरे, आप धोखेबाज निकले। क्या इस अन्नदाता से आपने वादा नहीं किया था कि हम आप एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे? बोलिए, आपके घोषणा पत्र में नहीं था। अरे झूठे हैं यार, झूठे हैं आप। हर जगह झूठे हैं, फेलियर है आप, हर जगह फेल हुए हैं आप। नोटबंदी लाए आप धोखे की लाए, जीएसटी लाए आप बर्बादी की लाए, लोकबंदी लाए तबाही की लाए, देश बर्बादी में पहुंचा दिया आपने। यही कही आपने। तुम मंत्री तोमर बोल रहे हैं कि किसानों का जीवन खुशहाल हो जाएगा ये कानून लागू हो गया तो। हाँ, फिर ये किसान बावले हैं, इसका मतलब पागल है। ये तो पढ़े लिखे ही नहीं है, इनके बच्चे पढ़े लिखे नहीं है, ये कुछ जानते नहीं है। ये जो कुछ जानते हैं ये 2 गुजराती भैया जानते हैं बस, हमारे देश को बेचने वाले। पहले गुजरात बेचा, मुख्यमंत्री थे आप, वहीं से आपने सेटिंग बना ली कि यार जैसे हम स्टेट में आपको यहाँ जमीन दे सकते हैं, ऐसे हम पूरे भारत में दे सकते हैं। कि कैसे? क्या हम झूठ बोल के प्रचार करेंगे, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। वही हुआ। क्या झूठ बोला? अरे हिंदुस्तान से एक एक बांग्लादेशी को निकाल देंगे, एक एक पाकिस्तानी को निकाल देंगे। तनवीर जी, नरेंद्र तोमर जो खेती मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि ये कानून लागू हो जाएंगे तो किसान खुशहाल हो जाएंगे, इनका जीवन की कायाकल्प हो जाएगी। उन्होंने कोई सच बोला है जीवन में तोमर जी ने? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अभी तक तो सारे झूठ बोल रहे हैं तोमर जी। आपने जितने बोला है झूठ ही बोला है, सच कहाँ बोला आपने? अगर आप ये खेती कानून किसान के हक में है तो आप उतरिए मैदान में, आंदोलन में आइए, इस मंच से बोलकर बताइए, मैं मान जाऊंगा आपको। कानून अच्छे हैं, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। आप जगह जगह झूठ बोल रहे हैं, गलत है। और मैं तुम्हें, देश की जनता को जैसे आपने ठगा है ना, अब देश की जनता समझती जा रही है। ए भगत भाइयों, आप भी सुन लो, इस 6 साल के काल में कोई बांग्लादेशी इस देश से नहीं निकला और ना कोई पाकिस्तानी निकला, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश से दोस्ती कर ली, एक बच्चा भी नहीं निकाला। तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, पाकिस्तानी भगाऊंगा, बांग्लादेशी भगाऊंगा, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाऊंगा। ये सब झूठी बातें थी, ऐसा ना हुआ, ना हो सकता है। हम सब एक साथ रहते थे, एक साथ रहेंगे। अब धोखे में आना छोड़ दो, अब सीधी राह पे आओ। बीजेपी को हर जगह आ रहा हो, क्यों? ये हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये क्या बात है? अडानी को सारे एयरपोर्ट दे दिए, सारे एरोप्लेन दे दिए, एयर इंडिया बेच दी, सारी ट्रेनें दे दी, आपको जो ऑटो रिक्शा दिया। मेरे जैसे जैसे हजारों लोगों को ऑटो रिक्शा दे रहे हैं। ये जानते हो क्यों दे रहे हैं? ये इनको गफलत में डालने के लिए दे रहे हैं। अभी क्या है, मैं तो एक एक पैसे के लिए बावला बनता हूँ कि 20 रुपए इसमें से कमा लूँ, 300 रुपए जमा कर दूँ, चल भाई किस्त चली जाएगी, मेरे बच्चों के घुमाने के काम आएगा, खिलौना है मेरे लिए, तो मैं तो पानी चलाता हूँ, मैं तो पानी चलाता हूँ। 13,800 मेरी तनख्वाह है, हैं जी, तो ये मेरे बच्चों के लिए खिलौना है। वरना मैंने तो 5 लाख रुपए मांगे थे मोदी जी से
कि मेरी बेटी की शादी करनी है, 18 साल की हो गई है, आप बेटी बचाओ बचाओ और बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ की नारे लगाते हैं सारी दुनिया में जाके। जितना आप बोल रहे हैं कि आपको उधर से नौकरी से भी निकाल देंगे। निकाल दो नौकरी से, मेरा नसीब छीन लोगे क्या? कहाँ से निकालोगे आप? एक बात बतलाऊं, 3.5 साल है आप पे, 3.5 साल के बाद मेरे देश की जनता तुम्हें दिल से निकाल देगी, गारंटी देता हूं मैं। और मैं मंच से दिखाता आ रहा हूं और 5 महीने से बोलता आ रहा हूं, शुरू से अब तक बोल रहा हूं। दिल्ली में रहता हूं, नरेला में, एड्रेस बताता हूं अपना पूरा, व्हाट्सएप फेसबुक पे रहता हूं, मोदी जी से ताल्लुक रखता हूं बहुत अच्छे से। सुनो, तुम्हारे काम पता क्या थे? ये दिल्ली में जो अपराध बढ़ रहा है, अपराध की दुकानें खुली हैं हमारी बस्तियों में, ये काम थे तुम्हारे मोदी जी। ये नहीं थे कि अन्नदाता को रोड पे ले आओ। दिल्ली पुलिस आप क्या है? आपको अपराधों की लिस्ट देखो जाके। मेरी दुकान में, मेरी कॉलोनी में 725 घरों में सट्टे की दुकान खुलेआम खुली है, गांजे की दुकान खुलेआम खुली है, स्मैक की दुकान खुलेआम खुली है, और सारी कॉलोनियों में यही हाल है। 50 कॉलोनियाँ हैं नरेला विधानसभा में। ये रोकना था अपराध, तुम्हें अपराध तो रोका नहीं गया। आपके जो एमपी हैं हंसराज हंस, आपने इतनी वोटों से जिताया, आपने ये बात उनको नहीं बताई? बताई, पूछा था उनसे भी, सामने तो उनके जा नहीं पा रहे, चमचे करछे जाने नहीं देते, वो गेट पे से ही चौकीदार कह देता है अजय हंसराज हंसी को तो वो कोरोना हुआ है, हंसराज हंसी को कोरोना हुआ है। क्यों? हमारी लोकसभा सीट जीत के गए हैं, एक बार भी शुक्रिया कहने भी नहीं आए। अरे कैसे जलील आदमी हो यार। एमपी तो मैंने बहुत सारे देखे यार, बहुतों के साथ रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ, शर्म आनी चाहिए यार, शुक्रिया तो कहने आ जाते भाई। वो तो बोल रहे हैं कि हम दिल्ली वाले लोगों से बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी, करते हैं। मेरी कॉलोनी का रोड डीडीए का रोड है, जो हंसराज हंस जी के अंडर में आता है। 20 साल से डीडीए का नाला नहीं बना और 8 साल से रोड नहीं बना। डीडीए का नाला हंसराज हंस जी के अंडर में आता है, पूछिए उनसे, सवाल कीजिए। वो तो बोला मैं पंजाबियों से क्या लेना है, अब दिल्ली वाले मुझे दोबारा जिता देंगे। हाँ, एक बार बनती है जनता मूर्ख, एक बार मित्रों कह के डुगडुगी में आ गई तुम्हारी, अब की बार तो 76 देगी कमाल के, गाल रखना संभाल के। अब की बार जनता 76 देगी कमाल के, गाल रखना संभाल के, कह रहे हैं तनवीर भारती सिंगू बॉर्डर से। जय हिंद, जय भारत। आगे सवाल करो, जवाब देंगे। ਇਹ ਸਨ ਤਨਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ ਉਧੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਨਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ 76 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਬਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਨੂੰ।